हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही बच्चों, जैसा आपको सारी चीज़ें पता हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 आपका प्रारंभ हो रखा है, जनसंख्या, जिसमें हम लोग विश्व की जनसंख्या को देख रहे हैं, उसका वितरण देख रहे हैं, उसका संगठन देख रहे हैं, उसका घनत्व देख रहे हैं। इन सभी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। लेक्चर 1 इसमें हमारा हो चुका है। आज हम दूसरा लेक्चर इसमें कंटिन्यू करेंगे और दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम लोग आपका शॉर्ट नोट के रूप में भी लिखेंगे, उन पर भी हम लोग अपनी ध्यान देंगे। क्लियर है? अगर आपको कल के लेक्चर में कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जब हम लोग चैप्टर आपका प्रारंभ करे थे तो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था सारी चीज़ों को। कुछ भी अगर ऐसा हो कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। ध्यान दीजिए, हम लोग वितरण पर बात कर रहे थे, घनत्व पर बात कर रहे थे और जो आपकी वृद्धि है, हम इस पर भी आपकी, इन सभी पर आपका एक एक करके बात कर रहे थे। मृदा तक हम लोग देख चुके थे और खास करके जो भौगोलिक फैक्टर हैं किसी जनसंख्या के वितरण के कारण के, ये पूरा फैक्टर, ये जो पूरा कारक है, इसको हम लोग देख चुके थे और इसको हम लोग बहुत अच्छे से आपके गौर भी कर दिया था। फिर उसमें हमने ज्योग्राफी जो आपके फैक्टर थे उनमें ही जल की उपलब्धता और भू आकृति को हमने आपका देखा और हमने इसको आपका पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हमने अब आपकी जलवायु के महत्व को समझा कि किसी भी क्षेत्र पर जलवायु का क्या योगदान है और कैसे वो वैरी करती है, क्या चीजें हैं, इसको हमने पढ़ा। हमने इसमें आपकी मृदा को देखा कि मिट्टी का क्या महत्वता है, इस महत्व को देखा। दूसरा हमने देखा आर्थिक कारकों को हमने पढ़ा कि आर्थिक कारक क्या है। इन सभी आर्थिक कारकों को हमने देख लिया था और आर्थिक कारकों को हमने आपका पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, क्या चीज है, किस तरह से हैं आर्थिक कारक, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सबको हमको देखने की आपकी जरूरत है। ठीक है, और इनको समझना है। देखिए, बात कर रहे हैं खनिज की। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योग को आकृष्ट करते हैं। खनन और उद्योग की गतिविधियां, खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल, यानी कि जो इतने स्किल नहीं है, कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बनाते हैं। कह रहे कि जिन क्षेत्रों में आपकी माइनिंग होती है और औद्योगिक आपकी एक्टिविटी होती है, उन सारे क्षेत्रों में जो आपको कुशल और अकुशल जो आपके कर्मी होते हैं वो लोग करते हैं और जनसंख्या संगठन जो है उसको डेवलप करते हैं और क्या करते हैं, सघनता बनाते हैं। अफ्रीका की कटिंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहे जो आपकी कटिंगा है, कटिंगा की जो आपकी जाम्बिया, ये सारी पेटी हैं, ये क्या है, इसके एक बहुत अच्छे क्या है एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखिए नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब जो आपका सिविलाइजेशन, जो आपका क्या है नगरीकरण का, आपका इसमें हमको देखना है क्या है। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधित सुविधा तथा परिवहन और संचार के बेहतर संसाधन प्रस्तुत करता है। कह रहे रोजगार के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो रोजगार के संबंध में जो बेहतर अवसर हैं और जो आपके शैक्षणिक चीजें हैं, यानी कि स्कूल एजुकेशन वगैरह की अगर हम लोग फैसिलिटी की इसमें अगर आपका बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें अगर हम लोग आपका देखें शैक्षणिक चीजें हैं और चिकित्सा संबंधी ये सारी सुविधा, परिवहन और संचार बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, हेल्थ का जो आपका सिस्टम है, ये सब चीज क्या करते हैं, बहुत बेटर, ये आपका बेस्ट इन चीजों को डेवलप करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन को
आकर्षक लोगों को नगर की ओर खींचते हैं, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है। इससे क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो नगरीय क्षेत्र है उनका क्या होता है, प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। कह रहे हैं कि जो आपके विराट नगर के जो आपकी चीजें हैं, जो लोग हैं, वो प्रतिवर्ष क्या करते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक, फिर भी नगरीय जीवन अत्यधिक कष्टदायक हो सकता है। कह रहे जो अगर हम लोग औद्योगिक जीवन की बात करें तो जहां पर रोजगार उपलब्ध होता है वहां ये चीजें थोड़ी कष्टदायक हो सकती है। अगर आप देखिए, अब है अगला औद्योगिक। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया की जो बेल्ट होती हैं वहां पर हमको क्या मिलता है बच्चों, रोजगार मिलता है और रोजगार वो सारी चीजें हमको उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, ये हमको देखना है। इनमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंककर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। कह रहे इसमें जो आपके परिवहन चालक हैं जो गाड़ी चलाते हैं, दुकानदार हो गए, बैंक कर्मी हो गए, ठीक है, इन सब की बात कर रहे हैं, तथा अध्यापक हो गए और अन्य आपका सेवा उपलब्ध करने वाले जो लोग हैं वो सब इसी फील्ड में है। जापान के कोबे ओसाका प्रदेश में अनेक उद्योग की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। जापान का होन्शु द्वीप में ओसाका जो एक सिटी पड़ती है और वो क्या है, जापान का इंडस्ट्रियल एरिया का हब है और यही कारण है कि आप देखेंगे वहाँ सघन यानी कि बहुत डेंस पॉपुलेशन आपको वहाँ देखने के लिए मिलती है। अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण कि जनसंख्या के बढ़ावा देने में अगर हम लोग थोड़ा बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं तो हम आर्थिक कारकों की बात करें तो खनिज हो गया, नगरीकरण हो गया, औद्योगिक हो गया और थर्ड है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। क्या आप अपने प्रदेश में कुछ ऐसे उदाहरणों को सोच सकते हैं कि जहां पर भीड़ भाड़ है, आपके बसने वाली चीज है, वहां के लिए लोगों को प्रोत्साहन देती है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। ठीक, तो ये तो था जनसंख्या आपके वृद्धि के कारक। आप थोड़ा हम जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं कि कैसे वितरण है, क्या चीजें मिलती हैं इसमें देखने के लिए। तो अब हम जो आपका बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की हम लोग। तो इतना जितना हमने पढ़ा है बच्चों, इसमें कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, ठीक है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में जनसंख्या की किसी निश्चित अवधि के दौरान हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। कह रहे जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, लोग बढ़ भी सकते हैं और लोग आपका घट भी सकते हैं। ये दोनों रूप में आपको परिवर्तन देखने के लिए आपको मिल सकता है। क्लियर है बच्चों? तो परिवर्तन कैसा होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका निगेटिव, यानी कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 100 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 110 हो गई, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या 100 थी, घटकर आपका 95 होगी। तो एक किसी भी निश्चित वर्ष में जनसंख्या आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है,
जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, समाज उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। क्या होते हैं? इन सब के आपके महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। ठीक। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत कल्पनाएं हैं। इनको देखते हैं कि जो आपका मानव भूगोल है उसकी कुछ आधारभूत जनसंख्या की कुछ आपकी कल्पनाएं हैं, उनको हमको देखना है। क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हैं, आप उनको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम भारत में 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़, 2011 की 1.20 करोड़ में से घटाने पर हमको जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतराल को बढ़ाने वाली संख्या को उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास उत्थान जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है। यह तब होती है जब दो समांतरालों के बीच समय जन्म दर से अधिक होती है या दो अंतरालों। इसको मैं आपको लिखा दूंगा, अभी इसको फिलहाल थोड़ा सा छोड़ दीजिए और हम बात करेंगे जनसंख्या जो आपका परिवर्तक संकटक है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और चाहे तो मैं अभी आपको हैंड टू हैंड में आपको लिखाता ही चलता हूँ अगर आप जैसे बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इनको साथों साथ देखते चलते हैं थोड़ा सा अच्छा रहता है, ताकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हमें बनी रहती हैं। इसलिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो कह रहे हैं दो समय, ऐसा लिख लीजिए, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उसको क्या बोलते हैं हम, जनसंख्या की वृद्धि जो है वो आपका कहा जाता है। इसको कॉपी करिए, फिर मैं आगे कुछ और जो है आपको एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको लिखाऊंगा, इसको कॉपी करिए। इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए
10 करोड़ 110 करोड़ जनसंख्या थी। ये थी वर्ष 2011 में। लेकिन वर्ष 2012 में क्या हो गया आपका? 2012 में ये जनसंख्या कितनी होगी मान लीजिए 125 करोड़ हो गई। अगर हम परिवर्तन देखें यानी कि 125 कितने में से घटाएंगे 115 100 उसमें से 110 में तो 15 करोड़ क्या हुआ? एक वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़ी। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या की वृद्धि दर। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। क्या होता है? यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसको लिखिए, आगे बढ़ेंगे। और दूसरा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक कहते हैं।
प्राकृतिक वृद्धि है जन्म माइनस मृत्यु। जन्म माइनस मृत्यु, इसको कॉपी कर लीजिए। तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। इसके बाद कल आप लोग ढूंढ के आएंगे, मैं कुछ आपको देता हूं, वो ये है, आपको ध्यान रखना है कल क्या लिख के लाएंगे आप। वो है जनसंख्या की वृद्धि की वास्तविक वृद्धि। की वास्तविक वृद्धि, ये आपको लिखना। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख के लाइए, इसको पढ़ के आइए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न बनता है तो आप मुझसे पूछिए। आप इसको रिवीजन जो है बिल्कुल अपने प्रॉपर तरीके से आप लोग करते रहिए, ताकि सारी चीजें आपके साफ हो जाएं, आप इनको अच्छे से पढ़ पाएं, आप अच्छे से इनको देख पाएं। तो चैप्टर को प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए। कुछ भी डाउट बनता है आप मुझे जरूर पूछिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।